हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसका। दोस्त आज यहाँ पे 19 डे है, 19वां दिन है। और आज की क्लासेस दोस्त आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, जिसमें दोस्त आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और दोस्त, मैंने आपको जो अभी नोटिफिकेशन निकाला था संडे को, वो आपने अभी तक देखा होगा। और जहाँ पे जुड़ने के लिए मैंने बोला है, अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, आप सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिससे हम यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर सके। वहाँ पे मैं दोस्त आपको टेस्ट लूँगा, और कब कब लूँगा इसका दोस्त मैं आपको नोटिफिकेशन अभी दे दूँगा। पहला काम ये है कि आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हुई। उसके लिए दोस्त मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस दिन भी लिंक दिया था, और आज भी दोस्त मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही दोस्त यहाँ पे फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपल सा आपको सर्च करना है BTE UP और स्टडी पॉइंट, ठीक है। BTE UP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो हमारा वहाँ पे फेसबुक ग्रुप आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन होइए। और सेम ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे भी सर्च करिए BTE UP स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो सभी जगह से जुड़ जाइए दोस्त। इंस्टाग्राम पे आपको मोटिवेशनल थॉट्स मिलेंगे देखने को लिए, और जो टेलीग्राम बनाया है इस पे आपका जो जो मैंने आपको बताया टेस्ट, तो टेस्ट जो होगा दोस्त वो आपका इसी पे मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इसीलिए बना है दोस्त। आपको पीडीएफ जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, और साथ ही दोस्त हम यहाँ पे कुछ अलग से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। तो उसके लिए दोस्त आपको टेलीग्राम बेस्ट रहेगा, तो सब लोग टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। और दोस्त, तीसरी सबसे खास बात यह है कि मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पे मैं फिर से आपको नंबर लिख दे रहा हूँ, 7393940557। ये आपका ऑफिशियल नंबर है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा हमारे पे मैसेज कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस पे आपका ओनली व्हाट्सअप है, ठीक है। कॉल आप न करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहे आप सभी की कि यहाँ पे आप केवल और केवल व्हाट्सएप पे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आज की दोस्त चलते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही जितने मैंने आपको बताया वहाँ सभी फॉलो करिएगा, ताकि दोस्त आगे की प्रोसेस आपको मैं अच्छी तरीके से करा सकूँ। तो चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो दोस्त, यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से आज बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्त कि 1 नैनोमीटर किसके तुल्य है। ये तो दोस्त मैंने आपको करा दिया था क्वेश्चन, लेकिन साथ ही दोस्त मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि वहां पे नहीं बताया था, तो इसलिए दोस्त यहाँ पे फिर से मैं कवर करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका क्या है, सी है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है दोस्त, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। जबकि अगले क्वेश्चन में जब मैंने कराया था पिछले क्लासेस में, और दोस्त आपको बता दें पिछले क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है, पूरे यहाँ पे 18 क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है। नहीं देखा है दोस्त तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाके दोस्त आप एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। अगले में दोस्त मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे मैंने एक आया था कि 1 नैनोमीटर किसके तुल्य है, तो वहां पे ऑप्शन था कि 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो वहां पे था दोस्त 10⁻9 मीटर, और जबकि यहाँ पे है क्या, सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻9 में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सी। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो उस क्वेश्चन में भी दोस्त मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, और इसमें भी दोस्त मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो हो सके दोस्त पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आप दोस्त वहां पे आसानी से सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। तो पहला पॉइंट है दोस्त, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में आपका 100 मीटर होते हैं। कितने दोस्त, 100 मीटर होते हैं 1 हेक्टोमीटर में। अब बात करते हैं यहाँ पे फैदम। तो एक फैदम बराबर होता है, 1.8 मीटर। कितना दोस्त, 1.8 मीटर। फिर से आप सुन लीजिए, एक फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। अगर हम बात करें यही एक
एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। कितना दोस्त? 1.6 किलोमीटर होता है। ये आपका एक मील बराबर होता है। कितना दोस्त? एक मील। अब बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे नाविक मील। एक नाविक मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। कितना दोस्त? 1.85 किलोमीटर होता है एक नाविक मील बराबर। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट है कि एक यार्ड में कितने फुट होते हैं। तो एक यार्ड में आपके एक यार्ड बराबर कितने फुट होते हैं दोस्त? यहाँ पे 3 फुट। कितना होता है दोस्त? यहाँ पे 3 फुट होता है। अब यही बात करें कि एक मील में कितने यार्ड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक मील में कितने यार्ड होते हैं। तो एक मील बराबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक मील बराबर 1760 यार्ड। कितना दोस्त? 1760 यार्ड होते हैं। अगर हम इसी को कहें कि एक मील में फुट कितने होते हैं, तो फुट आपके 5280। कितना? 5280 फुट होते हैं एक मील में। ठीक है, ये आपका फुट में मैंने बताया। अगर यार्ड में बोलेगा तो कितना होगा? 1760। तो आशा करते हैं जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। हम दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं कि निम्न में से एक जो कि समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें से दोस्त कौन सा समय का मात्रक नहीं है? वो आपका प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्त वो आपका समय का मात्रक नहीं है, बल्कि यह किसका मात्रक है? ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका दोस्त? दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा पहले कि एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो आपका लगभग में अप्रॉक्स में अगर देखें तो 10⁻16 मीटर होता है। कितना दोस्त? 10⁻16 मीटर होता है। अगर हम यहाँ पे एक्यूरेट जानते हैं तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना दोस्त? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये आपका किसका? एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। अब दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है माध्य सौर दिन। ये जो आपने देखा सी, ऑप्शन सी, ये क्या है? एक आपका समय का मात्रक है। किसका? समय का मात्रक है। ये सभी दोस्त यहाँ पे माइक्रो सेकेंड दिख रहा होगा, घंटा दिख रहा होगा, ये सभी क्या है? आपके समय के ही मात्रक हैं। और दोस्त अगर समय की मात्रक की बात की जाए तो चंद्रमास, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आपका चंद्रमास है, यहाँ पे चंद्रमास क्या है? ये भी आपका एक समय का मात्रक है। क्या है दोस्त? समय का मात्रक है। अगर हम बात करें एक चंद्रमास की वैल्यू, तो एक चंद्रमास का जो वैल्यू होता है 27.3 दिन। कितना होता है दोस्त? 27.3 दिन, या इसे हम कह सकते हैं अप्रॉक्स में 28 डेज। कितना दोस्त? 28 दिन अप्रॉक्स में कह सकते हैं। एक चंद्रमास की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 28 दिन होती है। अगर एक्यूरेट कहें तो 27.3 दिन। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन पॉइंट की। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं लीप वर्ष। ये आपने लीप वर्ष सुने होंगे। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर हम सामान्यतः वर्ष की बात करें तो कितना होता है? यहाँ पे जो जनरल होता है, जनरल ईयर होता है, वो कितना होता है? यहाँ पे 365 दिन। कितना होता है दोस्त? यहाँ पे 365 दिन। ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे समय की एक और मात्रक की यहाँ पे बात करते हैं। एक है सेक। सेक जो है दोस्त, यहाँ पे सेक जो है ये भी आपका क्या है? समय का मात्रक है। तो जितने भी दोस्त मैं आपको मात्रक अलग अलग बता रहा हूँ, जैसे सेक है बताया मैंने आपको, ये सब नए नाम है। जैसे चंद्रमास जो है, अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो मात्रक अलग अलग बताए, समय का मात्रक चंद्रमास और समय का मात्रक ये सेक। ठीक है, तो इन सभी मात्रकों को आप नोट डाउन करिएगा। और साथ ही दोस्त मैंने बताया कि एक चंद्रमास की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स में 28 दिन, या इसे बोल सकते हैं 27.3 दिन। ठीक है, 27.3 दिन। ठीक है, या तो मैंने दोस्त यहाँ पे बताया कि एक जो आपका समय का जो मात्रक है क्या है? सेक है। और एक सेक की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, एक सेक की जो वैल्यू होती है, एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड। क्या होता है दोस्त? एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड होता है।
ठीक है, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, ताकि दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम बात करेंगे कि मूल मात्रक होते कितने हैं। तो मूल मात्रक टोटल आपको कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और ये इसमें से कौन सा नहीं है ये भी मैं बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्त मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड 0 से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दोस्त अभी तक आपने हमारे सभी वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप एक एक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। सभी वीडियो में दोस्त आपको अलग अलग पॉइंट बताए हैं, और हर टॉपिक यहाँ पे आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोस्त टोटल मैं यहाँ पे 45 डेज में आपको कंप्लीट करूंगा। लगभग दोस्त मैंने आपको सभी क्लासेस में कराए हुए ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से करा रहे हैं। ठीक है, तो रिपीटेड है, जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं वो भी यहाँ से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और भी बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त आपको 0 से एडवांस लेवल, जैसा कि मैंने बताया, अगर पेपर हार्ड भी आता है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं। अभी दोस्त आगे आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीनों का दोस्त यहाँ पे क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाया जा रहा था। अब दोस्त हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक दोस्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप जानिए। मूल मात्रक पहला है मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकेंड, चौथा मोल, पांचवां एम्पियर, छठवां कैंडिला और सातवां है जो केल्विन। ये सातों क्या है? हमारे मूल मात्रक हैं। क्या है दोस्त? ये सातों क्या है? हमारे मूल मात्रक है। इसमें से आपका जो ओम है, यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। ओम जो है ये आपका मूल मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, जो कि प्रतिरोध मूल राशि नहीं है, इसलिए यह आपका मूल मात्रक नहीं है। इसका रीजन आपका यही है। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्त हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि फोट और लक्स दोनों प्रदीप घनत्व के मात्रक हैं। किसके? प्रदीप घनत्व के मात्रक हैं फोट और लक्स। ये दो दोस्त आपको न्यू नाम लग रहे होंगे। ठीक है, तो इन सभी नामों को जो आपको नए लग रहे हो, इन सभी को नोट डाउन करिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपने ना सुना हो, इसलिए आप नोट डाउन करते हुए जरूर कर चलिएगा। प्रदीप घनत्व के जो मात्रक हैं फोट और लक्स। ठीक है, एक फोट की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, एक फोट बराबर होता है 10⁴ लक्स। क्या होता है? 10⁴ लक्स होता है एक फोट बराबर। वार्न क्या है? वार्न क्षेत्रफल का मात्रक है। क्या है दोस्त? क्षेत्रफल का मात्रक जो है वो आपका वार्न है। एक वार्न की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर एक वार्न इक्वल टू। तो आज की क्लासेस दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सभी पॉइंट को आप नोट जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का है। पहले आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्वेश्चन करना क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है। एक व्यक्ति जो कि 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की समान चाल से मोटरसाइकिल चला रहा है, इस ट्रेन को विपरीत दिशा में पार करता है। इस व्यक्ति को ट्रेन पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है। ठीक है, टाइम पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया हुआ है कि ट्रेन की लंबाई, जिसे हम कैपिटल एल से लिखेंगे, कितना है? 120 मीटर। कितना है दोस्त? 120 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रेन की चाल भी हमें दी हुई है वी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब और भी क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें व्यक्ति की भी चाल दी हुई है। व्यक्ति की चाल को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यू से। यू इक्वल टू कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी क्या है? यहाँ पे व्यक्ति की चाल है। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, सापेक्ष चाल। जब भी आपका विपरीत दिशा के लिए आप निकालेंगे, यहाँ पे जबकि जो ट्रेन है और व्यक्ति है इसका क्या है, यहाँ पे विपरीत है। जब भी आपका विपरीत दिशा के लिए निकालेंगे तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों चालों को जोड़ देंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ पे सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 5, अर्थात u प्लस v हो जाएगा सापेक्ष चाल, ठीक है। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये आपका सापेक्ष चाल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे समय निकालना है। किसको समय निकालना है, ट्रेन को पार करने में लगा समय। तो ट्रेन को पार करने में लगा समय निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ट्रेन की लंबाई है, लंबाई में अगर हम इसका भाग दे देंगे जो आपने निकाला कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल को हम डिवाइड कर देंगे तो वहां पे हमें समय निकल कर आ जाएगा। अर्थात हम इसे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, ट्रेन की लंबाई, एक लंबाई कितनी है 120, और जो हमारा सापेक्ष चाल जो मैंने निकाला अर्थात विपरीत है तो दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। कितना दोस्त, 120/15 आ जाएगा। 120 में यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा दोस्त, 8। ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड। 8 सेकेंड में कितना ट्रेन को जो पार करने में समय लगेगा, कितना लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाए हैं। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को भी करना है। इसका करेक्ट आंसर सी है यहाँ पे। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटों को बता रहे हैं, जिससे दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल मिलते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। पहला पॉइंट ये है कि जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हूं तो उनका सापेक्ष चाल दोनों वस्तुओं के चाल के योग के बराबर होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको जोड़ के ऐड करके दिखाया, 10 मीटर प्रति सेकेंड और 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनका सापेक्ष चाल दोनों वस्तुओं के चालों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। चालों के अंतर के बराबर होता है कब होता है, जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही है। यहाँ तो विपरीत दिशा में जा रही थी तब आपने ऐड किया था, लेकिन अगर आपका सेम दिशा में जाए, सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या करेंगे, वहां पे चालों का अंतर, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, जो सापेक्ष चाल होगा दोनों वस्तुओं के चालों का अंतर, वो आपका सापेक्ष चाल कहलाएगा। बात करेंगे दोस्त यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। एक एक पॉइंट आप समझते हुए चलिए। जब कोई वस्तु जैसे ट्रेन, बस, किसी खंभे या आदमी को पार करती है तो उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, खंभे या आदमी की जो लंबाई है उसको हम क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं वहां पे, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट करिएगा ताकि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे दोस्त आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्त, थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे दोस्त आप थर्मल फ्लास्क देख रहे होंगे, ये क्या है, आपने देखा होगा, आप दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते होंगे कि जो थर्मल आपका फ्लास्क है, अगर उसमें हम ठंडा पानी को रखते हैं तो वो ज़्यादा अधिक देरी तक ठंडा रहता है, या हम किसी गर्म पेय पदार्थ को रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। उसे ही वही आपका क्या है, यहाँ पे थर्मस फ्लास्क है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार डिवार साहब ने किया था। कौन दोस्त, डिवार साहब ने किया था। ये दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इन्होंने दोस्त यहाँ पे इसकी खोज की थी थर्मल फ्लास्क को, ठीक है। ये क्या होता है, ये कि आपका जो ठंडा अगर पेय पदार्थ अगर रखते हैं तो उसमें आपका अधिक देरी तक ठंडा रहता है, या अगर हम इसमें गर्म पेय पदार्थ रखते हैं तो ये क्या होता है, अधिक देर तक गर्म रहता है। सामान्यतः पेय पदार्थों को अधिक समय तक ठंडा और गर्म रखने के लिए बिना किसी ईंधन के थर्मल फ्लास्क में रखा जाता है, ठीक है। और दोस्त इनके साथ अगर हम बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो एक आपका जो जेम्स डिवार थे, ठीक है, इन्होंने बहुत ढेर सारे खोज किए हैं, जो कि मैं कुछ खोजों को यहाँ पे आपको बताऊंगा। इनके साथ ही एक वैज्ञानिक और थे, फेडरिक। कौन थे दोस्त, यहाँ पे फेडरिक थे, एक वैज्ञानिक, डिवार साहब, जेम्स डिवार साहब और फेडरिक्स एबेल, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक कार्डाइट नामक धुआं रहित विस्फोट पदार्थ की खोज की थी, जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका प्रयोग क्या है, बारूद बनाने में किया जाता है। कार्डाइट नामक धुआं रहित विस्फोट पदार्थ की खोज की थी। कौन कौन खोज किया था, वो आपका जेम्स डिवार साहब और फेडरिक एबेल साहब ने, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्डाइट नामक धुआं रहित
विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। दूसरी बात करते हैं दोस्त दूसरा पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट है आर्क लैंप। तो दोस्त यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्क लैंप। आर्क लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। कौन थे दोस्त? डेवी साहब ने किया था आर्क लैंप का आविष्कार। बात करेंगे दोस्त हम तीसरे पॉइंट की ओर, तो तीसरा पॉइंट है डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने किया था दोस्त? रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन का आविष्कार। तीसरे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे हो गया। चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट है तड़ित चालक का आविष्कार जेम्स फ्रैंकलिन ने किया था। किसने दोस्त? जेम्स फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। ठीक है, तो यहाँ पे जितने पॉइंट बताएं दोस्त, आप सभी लोग पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, जब एक वर्णी प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसका जो वेग होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। जब एक वर्णी प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसका वेग और साथ ही साथ इसका तरंगदैर्घ्य दोनों ही आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के अपवर्तनांक से कम होता है। इसलिए जब भी आपका एक वर्णी प्रकाश पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग और तरंगदैर्घ्य लैम्डा दोनों ही क्या होता है? वहां पे बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं दोस्त, यहाँ पे हम कुछ पॉइंटों को बात जानते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड पॉइंट बता चुके हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, आयाम, ऊर्जा तथा कला आदि बदल जाती है, जबकि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होता है दोस्त? नहीं बदलता है, लेकिन जो आपका तरंगदैर्घ्य देख रहे हैं, तीव्रता, आयाम, ऊर्जा, कला या कोण जो है वो आपका सभी बदल जाता है, लेकिन आपका आवृत्ति जो है वो आपका सेम रहता है। वो आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब भी आवृत्ति जो है वहाँ की सेम रहती है। तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की घटना होती है। किसमें होती है? प्रकाश में। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट है, जब एक वर्णी प्रकाश पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसका वेग v और तरंगदैर्घ्य दोनों घट जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एक वर्णी प्रकाश पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों ही घट जाता है। क्या होता है दोस्त? दोनों ही घट जाता है जब आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। और यही आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता था तो क्या होता था? इसका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों आपका क्या होता था? बढ़ जाता था। पांचवें पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं यहाँ पे कि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ये मैंने आपको बताया है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग होता है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपने सुना होगा सबसे अधिक होता है। कितना होता है दोस्त? वो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है दोस्त आपको याद भी हो। ठीक है, क्योंकि दोस्त वेरी इजी है, आप बहुत दिनों से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी लोगों को ये आपको पॉइंट पहले से ही पता होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी दोस्त हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी लोग हो सकेगा दोस्त क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करिएगा, नहीं तो जैसे आपको क्लास ओवर हो फिर से आप एक बार रिपीट से आप देखिएगा, एक बार और सुनिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पे हम दोस्त बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का तार होता है। तो विद्युत फ्यूज आप सब जानते होंगे, फ्यूज अभी मैं आपको डिटेल में इसके बताऊंगा। तो इसका जो तार होता है, इसका तार जो होता है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। कैसा होता है? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। विद्युत फ्यूज के प्रतिरोध का मान भार प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, परंतु यदि समान लंबाई के परिपथ
तार के प्रतिरोध से तुलना की जाए तो फ्यूज तार के प्रतिरोध का मान अधिक होगा। अतः फ्यूज तार का निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, बहुत से इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। वहाँ पे दोस्त बताया जाता है कि इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए। क्यों निम्न होना चाहिए? क्योंकि फ्यूज के तार का प्रतिरोध का मान उच्च होगा तो यह परिपथ में प्रवाहित धारा अधिक विरोध करेगा, जिससे परिपथ में सप्लाई बाधित होगी। और फ्यूज तार को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और चूंकि हम जानते हैं दोस्त कि इसमें विद्युत तत्व श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, जो आपके विद्युत तत्व होते हैं श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, उनका प्रतिरोध कम होता है। जिस भी आप विद्युत श्रेणी तत्व को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। यहाँ पे दोस्त अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत फ्यूज को चीनी मिट्टी के होल्डर में लगाते हैं। किसमें दोस्त? विद्युत फ्यूज को चीनी मिट्टी के होल्डर में लगाते हैं। आपने दैनिक जीवन में प्रयोग किए होंगे, देखा होगा दोस्त, वहां पे पतले तारों का उपयोग होता है। क्या होता है दोस्त? पतले तारों का उपयोग करते हैं विद्युत फ्यूज को लगाने में। तो इसलिए आपने चीनी मिट्टी, आपने देखा होगा चीनी मिट्टी का फ्यूज, वहां पे विद्युत फ्यूज को उसमें फिट किया होता है, चीनी मिट्टी के होल्डर के जैसे लगाते हैं। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा फ्यूज तार टीन का बनाया जाता है। किसका दोस्त? टीन का बनाया जाता है। जबकि अगर सस्ते की बात करें तो सस्ता फ्यूज तार सीसा और टीन के मिश्र धातु का बनाया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो फ्यूज तार होता है वो किसका होता है? टीन का होता है। लेकिन सस्ते में यूज करने के लिए, क्योंकि टीन आपका महंगा है, इसलिए सस्ते में यूज करने के लिए टीन के साथ साथ यहाँ पे सीसा का इसमें मिश्रण किया जाता है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, फ्यूज तार की मोटाई एवं लंबाई परिपथ में अधिकतम स्वीकृत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, फ्यूज में पतले तार का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूज में पतले तार का प्रयोग किया जाता है, मोटे तार का नहीं। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण फ्यूज तार में धारा का ऊष्मीय प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट देखते हैं, आजकल फ्यूज के स्थान पे हम लघु परिपथ विच्छेदक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एमसीबी। किसे दोस्त? एमसीबी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा फ्यूज के जगह अब हम यहाँ पे सभी जगह एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? तो आप सभी को दोस्त पता होगा, विबग्योर आपने नाम सुना होगा। तो विबग्योर में कौन कौन से रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं, और इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो कि इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता है? तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि इंद्रधनुष में रंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इंद्रधनुष में रंग कौन कौन से होते हैं। इसमें दोस्त आपको 7 होते हैं, जो कि मैंने आपको विबग्योर, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पे? विबग्योर बताया था। ठीक है, विबग्योर में अगर हम देखें तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग के होते हैं। अर्थात इसमें टोटल आपको कितने हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने पीला का भी नाम लिया, लाल का भी, हरा का। लेकिन यहाँ पे काला जो है, ये आपका इंद्रधनुष में काला रंग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्या है दोस्त? काला रंग इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे बी है। बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहले पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपका इंद्रधनुष है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण तब होता है जब धूप निकली हो और उसी समय वर्षा हो रही हो। आपने ये चीज देखा होगा कि जब आपका कब इंद्रधनुष बनता है? जब आपका धूप भी निकला हो और उसी समय वर्षा भी हो रही हो, तब वहां पे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कैसे बनता है दोस्त? विपरीत दिशा में बनता है। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे दोस्त आपके जो इंद्रधनुष होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो यहाँ पे शॉर्ट में जान लीजिए कि पहला प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है। जब पानी की बूंदों पर
आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो वहां पे प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। दूसरा पॉइंट दूसरा क्या है दोस्त, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, जब पानी की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है तो क्या होता है, वो आपका द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं दोस्त हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, एक ही दाब और ताप पर, क्या है दोस्त, एक ही ताप और दाब पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो किसमें होगी दोस्त, यहाँ पे हाइड्रोजन, किसमें दोस्त, हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगी। एक ही दाब और ताप पर ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होगी किसमें होगी, हाइड्रोजन में। ठीक है, तो डी दोस्त इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो बात करेंगे दोस्त, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं, एक परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है। तो एक परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में क्या प्रयुक्त होता है, ये इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्त जो एक परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है, एक अवतल दर्पण, क्या प्रयोग होता है दोस्त, एक अवतल दर्पण प्रयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सी है। परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब लेंस के बजाय दर्पण से बनता है। एक परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा इससे रिलेटेड जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है कि परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के बजाय अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित किया जाता है। किससे दोस्त, उत्तल लेंस के बजाय अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित किया जाता है परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट है, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्त यहाँ पे, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी वर्णविथन से मुक्त होता है। किससे होता है दोस्त, वर्णविथन से मुक्त होता है। चौथे पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी का आंकिक द्वारक उच्च होता है। क्या होता है दोस्त, आंकिक द्वारक जो होता है वो उच्च होता है परावर्ती सूक्ष्मदर्शी का। लास्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पे बात करते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। तो पांचवा पॉइंट है, परावर्ती सूक्ष्मदर्शी की कार्यकारी दूरी अधिक होती है। ठीक है, इसकी जो कार्यकारी दूरी होती है वो अधिक होती है। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका है, अभी दोस्त इसी में आगे मैंने कराया अभी। तो इसमें दोस्त लेकिन चेंज है थोड़ा सा, अब देखिएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है दोस्त यहाँ पे, निम्न में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक कितने हैं दोस्त, ये मैंने आपको बताया 7। कौन कौन से हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल। ठीक है, ये 7 हैं आपके क्या है, मूल मात्रक हैं। इसमें आपका जो मूल मात्रक नहीं है वो क्या है, फैरेड। फैरेड क्या है, मूल मात्रक नहीं है, बल्कि क्या है, यह आपका व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक दोस्त, व्युत्पन्न मात्रक है। फैरेड जो है ये आपका विद्युत धारिता का मात्रक है। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड होता है। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये पॉइंट दोस्त आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे सबसे पहले पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक आपके 2 होते हैं, कौन कौन होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ये क्या है, ये आपके पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, पूरक मात्रक होते हैं। अब बात करेंगे मूल राशियां। अभी आपने मूल मात्रक सुना, मूल मात्रक को देखा, अब देखेंगे यहाँ पे मूल राशि। तो मूल राशि भी आपके 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या है, आपकी मूल राशियां हैं। अब बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है, रेडियन जो है वो आपका कोण का मात्रक होता है, जबकि स्टेरेडियन आपका घन कोण का मात्रक होता है। जो मैंने आपको पूरक मात्रक 2 मैंने बताया, रेडियन और स्टेरेडियन। जो रेडियन है ये आपका कोण का मात्रक है, जबकि जो स्टेरेडियम है ये आपका क्या है, घन कोण का मात्रक है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में एक बेहतर यहाँ पे क्लास को लेकर। तो आशा करते हैं दोस्त जितने भी मैं आपको पॉइंट बताया हूँ सभी दोस्त पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और जितना दोस्त मैंने आपको बताया, आप सभी लोग जुड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा, ताकि दोस्त हम अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके लिए PDF को प्रोवाइड करा सकें
आपके टेस्ट को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चालू करा सके। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने आपको व्हाट्सएप लिया है, नंबर दिया है, उसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि उस पर कॉल आप ना करें। बहुत इमरजेंसी की बात अलग है दोस्त, लेकिन आपको ओनली व्हाट्सएप आप यूज करेंगे, ओनली व्हाट्सएप। तो आप सभी के लिए जितना मैंने पॉइंट बताया, आप सब उस नियम का दोस्त पालन जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।